हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे और इसमें उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट आपका इसमें 18 प्रश्न है जिसको हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और प्रश्नों को अटेम्प्ट करके अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम इसका डिटेल्ड में भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और 2020 में क्रैक करना चाह रहे हैं तो हमारे पेड कोर्स जो फर्स्ट पेपर के लिए चालू किया गया उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी यूनिट के स्टडी मटेरियल और वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में दिया कि प्राइमरी एक्टिविटी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो उसमें आपका एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं उसी को शामिल करते हैं। यानी कि जो इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल का सोर्स होते हैं वही आपके प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी में आती है। तो एग्रीकल्चर आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उससे। तो पहला वाला आपका राइट है। दूसरा कि सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत परिवहन और अन्य क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी कि जो द्वितीय क्रियाएं होती है उसमें परिवहन आता है नहीं। सेकेंडरी एक्टिविटी में आपका इंडस्ट्री आती है, परिवहन ये आपका सेवाओं वाले क्षेत्र में आता है, यानी कि टर्शियरी में या तृतीयक जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें आपका ये शामिल होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या तो इसमें जो सही उत्तर है आपका केवल एक है। अगला देखिए, पशुचारण से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं, बात सही है, क्योंकि चलवासी पशुचारण में जो पशुचारक हैं वो ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पालन किए जाते हैं। चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बनाया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऋतु प्रवास करते ही हैं। वाणिज्यिक जो पशुधन पालन के अंतर्गत एक प्रकार के पशु ही पाले जाते हैं, बात सही, कमर्शियल पशुधन में। अगला है कि चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित और पूंजी वाला होता है। तो जो आपका यहाँ पे देखिए चलवासी पशुचारण उतना पूंजी वाला नहीं होगा जितना आपका वाणिज्यिक होगा, कमर्शियल। तो ये आपका देखिए गलत दे दिया और यही यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं में आपका थर्ड वाला हो जाता है। ऑप्शन देखा जाए 1 2 3 2, तो इसमें आपका सेकेंड वाला। अगला देखिए, भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः चावल की खेती होती है। कहाँ पे? सिंधु गंगा के मैदान में के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। अगला है कि रोपड़ कृषि का विकास औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। थर्ड वाला जो दिया है कि रोपड़ कृषि में किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। ऐसे में कह रहा है केवल एक सही है, 3 सही है, 2 3 है, केवल 2 है। अब देखिए, भारत के जो सिंधु गंगा के मैदान है वहाँ के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, तो सही नहीं है। तो चावल की खेती, अब देखिए यहाँ से हम आपको मैप बना के दिखा दे रहे हैं। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। सिंधु आपका यहाँ से जाती है और आपका गंगा जो है यहाँ के हैं। तो ये कह रहा है कि इसके पश्चिमी भाग में, यानी कि आपका इधर वाला, ये वाला जो पंजाब वाला रीजन है, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर किसकी खेती होती है? गेहूँ की, चावल की नहीं बल्कि गेहूँ की प्रोडक्शन यहाँ पे पर हेक्टेयर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो आपका रंग है ये फर्स्ट वाला हो गया। रोपड़ कृषि का विकास औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, तो ये बात सही है। रोपड़ कृषि में किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, ये भी बात सही है।
आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला। आगे हम आपको इसका डिटेल भी दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया रोपड़ कृषि के बारे में, तो उसमें चाय, काफ़ी, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास ये पौधे आते हैं। ठीक, मक्का जो है रोपड़ का फसल, यहाँ पे एक प्रश्न था आगे, यहाँ पे कट गया है, दे नहीं पाए। तो मक्का जो है ये आपका रोपड़ वाली फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल होती है, ऐसे छींट के बोया जाता है। रोपड़ कृषि की विशेषता ये भी है कि इसमें कृषि का जो क्षेत्र आकार है बहुत बड़ा होता है। इसमें ज़्यादा पूंजी और ज़्यादा टेक्निक लगानी पड़ती है, वैज्ञानिक विधि से यहाँ पे खेती होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेयरी कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। तो जो डेयरी है वो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप होती है, तो ये भी बात सही है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी का यूरोप है। तो डेनमार्क वगैरह जो है ये आपके डेयरी के काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके राइट है। यानी यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 है, सी वाला। अगला देखिए, खट्टे फलों की कृषि निम्न में से किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत आती है? रोपड़ कृषि, मिश्रित कृषि, भूमध्य सागरीय या सहकारी। अब देखिए आपने जब ये मेडिटेरेनियन सी के अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती हैं तो वहाँ पे रसदार खट्टे फलों की खेती होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह है भूमध्य सागरीय कृषि। और यहाँ पे देखिए जो काफ़ी यहाँ पे अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। अगला, कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते। अब देखिए यहाँ पे निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि कृषि एग्रीकल्चर उतनी ही हो पाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएँ, यानी केवल अपने जीवन यापन के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो इसमें पहला जो दिया है कि निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं करते। दूसरा, आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही की जाती है। अगला है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि मलेशिया, इंडोनेशिया में मिल्पा कही जाती है। तो ये आपका सही है। जो मिल्पा है ये इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है, हालांकि यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है लदांग। अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो ऑप्शन है वो तुरंग हो गया। आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, तो ये भी आपका स्पेशल नहीं है। आदिकालीन निर्वाह कृषि मलेशिया और इंडोनेशिया में मिल्पा कहा जाता है। तो जो स्थानांतरणशील कृषि है वहाँ पे इसको मिल्पा, और ये इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक हद तक ये आपका सही हो सकता है, लेकिन ये स्पेशली बोला है कि केवल शीतोष्ण कटिबंधीय में, तो ये भी आपका राइट नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया 1, 2, 3, ये डी वाला सही है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि वाणिज्यिक जो डेयरी कृषि की हमने बात की थी उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, उसके बाद कनाडा आता है, फिर न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, और हम लोग देख रहे थे निर्वाह कृषि के बारे में। तो निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर करते हैं और वे स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण या लगभग उपयोग ही कर पाते हैं। 2 पार्ट में इसे हम लोग करते हैं। अब देखिए जो मिल्पा वगैरह है ये स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं। तो एक आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि है, दूसरा आपका गहन निर्वाह कृषि है। तो आदिकालीन या निर्वाह कृषि या जो आपका स्थानांतरणशील कृषि है शीतोष्ण वाले क्षेत्रों में नहीं बल्कि ये उष्ण कटिबंधीय में ज़्यादा होती है। यहाँ पे आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो यही आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका वो राइट नहीं हुआ था।
और इसका जो अफ्रीका है, दक्षिण और मध्य अमेरिका है, उष्णकटिबंधीय भाग है, यहाँ पे सर्वाधिक स्तर पे होती है ये। अब देखिए इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको, वहाँ पे हमने मिल्पा कर दिया था, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में ये मिल्पा कहते हैं, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग नाम से जाना जाता है। तो ये इसलिए आपका ये तीनों जो थे वो रॉन्ग थे। ठीक, एक्सप्लेनेशन से आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है गहन निर्वाह कृषि निम्न में से विश्व के किस क्षेत्र में होती है? तो एशिया के घने बने प्रदेशों में, या फिर घने बसे प्रदेशों में, या दक्षिण अमेरिका मैक्सिको क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय, मध्य एशिया में। अब देखिए जो गहन निर्वाह कृषि का तात्पर्य जहाँ पे पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है और एग्रीकल्चर लैंड कम होता है, वहाँ पे आपका इस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपके पास, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया के घने बसे देशों में गहन निर्वाह कृषि होती है। अगला है विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको आपको यहाँ पे देखना है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, जो विस्तृत कृषि है। इसकी मुख्य फसल चावल होती है, तो ये आपका सही नहीं है। विस्तृत कृषि की और भी फसलें होती हैं, तो यह मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र में अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वाला है। अगला है निम्न कथनों विचार कीजिए। मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य के मुख्य क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पम्पास हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की मुख्य घटक हैं। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। फिर से देख लीजिए कि मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित देशों में की जाती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यूरेशिया के स्टेपीज, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास में विस्तृत वाणिज्य होती है, राइट है ये। चारे की फसल मिश्रित कृषि की मुख्य फसल होती है, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो आपका कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहला वाला सही नहीं है। ऑप्शन में 1, 2, 2, 1 या फिर 1, 3, तो सही उत्तर आपका केवल 1 हो जाएगा, यानी सी वाला। अगला देखिए ट्रक कृषि का संबंध निम्न में से किससे है? तो ट्रक कृषि आपका प्रदेशों से अनाज उत्पन्न करते हैं, विश्व के प्रमुख उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं, या फिर पशुपालन का उत्पादन, या केवल सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश। तो जो ट्रक फार्मिंग होती है वो जो केवल आपके सब्जियों के उत्पादन करने वाले प्रदेश होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आती है। सहकारी कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन है, इस पर आपको देखना है यहाँ पे। तो इसमें जो आपका बना है कि यह कर्तन या दहन कहलाती है। इसमें व्यक्तिगत फर्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि होती है, केवल एक, या फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कर्तन और दहन को कहते हैं स्थानांतरणशील या झूमिंग, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो आपका सहकारी कृषि है वो ये है कि व्यक्तिगत फर्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका केवल 1 है, ये आपका सही नहीं है। अगला है कोल खखोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से होता है? सहकारी कृषि से, डेयरी कृषि से, सामूहिक कृषि से, या मिश्रित कृषि से? तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे कोल खखोज का संबंध सामूहिक कृषि से होता है। आगे हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अवेलेबल कराएंगे आपको। अगला है कि निम्न में से वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं होती है, नहीं की जाती है कहाँ पे? तो वाणिज्यिक अनाज कृषि दक्षिण अफ्रीका वेल्ड में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में, अमेजन बेसिन में। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है ये आपका कहाँ पे नहीं हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया में तो होगी, डाउन्स में भी होगी, कैंटरबरी में होगी, लेकिन अमेजन बेसिन में ये नहीं हो पाती है। कारखाना कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो आपका कारखाना कृषि है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है ये देखना है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियों और नकदी फसलों की कृषि की जाती है। तो कारखाना कृषि में आपका सब्जी और नकदी फसल ही होता है। ये औद्योगिक क्षेत्र में होने का ये इसका कोई मतलब नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र में हो तभी वही हो। तो आपका इसमें सही उत्तर आपका बी वाला हो जाएगा।
सहकारी कृषि परीक्षण विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा सफल रहा है? भारत में, रूस में, बेल्जियम में या डेनमार्क में? तो जो आपका सहकारी कृषि है सबसे ज़्यादा ये सफल रहा था तो पश्चिमी जो यूरोप है यानी उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसे डेनमार्क। अगला है कि निम्न में से यहाँ पे आपको देखना है कि सामूहिक कृषि सोवियत संघ की समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। अगला है भूमिगत खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। अगला है भूमिगत अयस्क को बाहर निकालने के लिए कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सामूहिक कृषि सोवियत संघ में समाजवादी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, ये बात आपका सही है। भूमिगत खनन को विवृत खनन नहीं कहा जाता है, बल्कि भूमिगत खनन धरातली खनन होती है, विवृत अलग होती है। भूमिगत अयस्कों को बाहर निकालने के लिए कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह 1 और 3 है। ठीक। अगला निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, रोपण कृषि, सामूहिक कृषि, मिश्रित कृषि। अब देखिए एकल कृषि का मतलब जहाँ पे एक ही फसल हो, मिश्रित का मतलब कि एक साथ 2 फसलों का यूज किया जाता है, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका एकल कृषि नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर कौन सा हो गया? डी। ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी प्रश्न आपको दिए गए थे ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ही रिलेटेड थे। ठीक। उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वहाँ से लगभग ये सभी प्रश्न थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह के सेकेंडरी एक्टिविटी की वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक। इसका प्रैक्टिस सेट करना होगा तो आप मैसेज करिएगा वहाँ पे हम आपको, या कमेंट करिएगा तो वहाँ पे हम आपको इसका PDF अवेलेबल करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।